युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। 2014 के चुनाव से पहले दिया गया ये विज्ञापन आपको याद है? उस समय बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा थी। युवाओं से वादा किया गया था कि रोजगार आएगा, अवसर बढ़ेंगे और उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। लेकिन करीब अब 12 साल बीत चुके हैं, तो सवाल आपसे है कि क्या कुछ बदला? दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4399 दिनों से अधिक समय तक अपने पद पर रहकर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यानी अब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। तो अब हर समस्या के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। नेहरू जी की आलोचना अपनी जगह है, पर सच तो यह है कि उन्होंने देश के साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए बार्क, CSIR जैसी संस्थाएं बनाई, बेहतरीन इंजीनियर, मैनेजर, डॉक्टर्स देने के लिए IIT, IIM, एम्स बनाया। और इधर हालात ये हैं कि कई परियोजनाएं वर्षों तक घोषणाओं और शिलान्यासों में ही अटकी रहती हैं। दरभंगा एम्स इसका जीता जागता उदाहरण है। पिछले 10 साल में एक गेट बन पाया है वहाँ पे। लोकतंत्र में श्रेय और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। अगर उपलब्धियों का श्रेय वर्तमान सरकार लेती है तो रोजगार जैसे मुद्दों पर जवाबदेही भी वर्तमान सरकार से ही मांगी जाएगी, क्योंकि अब सवाल 1950 या 60 का नहीं रहेगा। सवाल 2026 का है कि क्या भारत का युवा आज पहले से ज्यादा सुरक्षित और रोजगार युक्त है, या फिर बेरोजगारी आज भी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बनी हुई है। क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ नौकरी नहीं मिलने का नाम नहीं है, ये योग्यता के अनुसार नौकरी न मिलने की भी कहानी है। भारत में MBA चाय बेच रहा है, इंजीनियर फूड डिलीवरी कर रहा है, लाखों ग्रेजुएट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कंपनियां कह रही हैं कि उन्हें योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। यानी भारत का संकट सिर्फ नौकरियों की कमी का नहीं है, असली संकट है अच्छी और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी का, और शिक्षा तथा उद्योग की मांगों के बीच बढ़ते हुए स्किल मिसमैच का। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यूथ के पास काम है या नहीं, सवाल तो ये है कि क्या उन्हें वो काम मिल रहा है जिनके लिए उन्होंने सालों मेहनत की, लाखों रुपए खर्च किए और अपने सपनों को दांव पर लगाया। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। कहा गया था कि यही युवा भारत को महाशक्ति बनाएंगे, लेकिन आज लाखों युवा नौकरी की कतारों में खड़े हैं। कोई कोचिंग में बैठा है, कोई पेपर लीक से परेशान है, कोई डिग्री हाथ में लेकर घर बैठा है, कोई भर्ती का इंतजार कर रहा है। बीते दिनों यूपी में सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही थी, जिसमें 32,000 पदों के लिए भर्ती निकली और कुल 29 लाख युवाओं ने आवेदन किया। सोचिए, एक सीट पर लगभग 90 दावेदारी। और इस 12वीं पास नौकरी की लाइन में MSc, MBA, BTech, MTech, यहाँ तक कि PhD जैसे हायर डिग्री लिए हुए युवा एग्जाम देने पहुंचे। लाखों युवा सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके स्टेशन के फर्श पर रात गुजारते हुए, जनरल डिब्बों में ठूस ठूस कर सफर करते हुए दिखाई दिए। सोचिए, जिस यूथ ने अपने 25 से 28 साल किताबों को खंगालने में, रिसर्च करने में, उच्च शिक्षा हासिल करने में लगाया हो, उसका सिपाही भर्ती में खड़ा होना समाज के लिए एक बड़ा सवाल होना चाहिए। लेकिन वही सरकारी नौकरी का क्रेज और प्राइवेट की कम सैलरी, ओवर प्रेशर, कभी भी निकाले जाने का डर। यानी आज का युवा अपने सपनों का करियर चुनने से ज्यादा किसी तरह बस अपनी रोजी रोटी सुनिश्चित करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। आइए अब जरा बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। अप्रैल 2026 में भारत की कुल बेरोजगारी दर 5.2% दर्ज की गई। ग्रामीण इलाकों में ये 4.3% और शहरी इलाकों में 6.6% थी। पहली नजर में ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं लगता है, लेकिन असली तस्वीर तब सामने आएगी जब हम युवाओं को देखते हैं। भारत की असली समस्या ये नहीं है कि अनपढ़ों के पास काम नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे युवाओं के पास नौकरी नहीं है। जहां देश की सामान्य वार्षिक बेरोजगारी दर सिर्फ 3.1% है, शहरों में रहने वाले 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 13.6% के खतरनाक लेवल पर है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 से 25 साल के ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर लगभग 40% है, और ये दिखाता है कि डिग्री बढ़ने के साथ नौकरी मिलने की संभावना कितनी कम हो जाती है। कंपनियां कहती हैं कि उनके पास नौकरियां हैं, लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं है। यानी समस्या सिर्फ जॉब शॉर्टेज की नहीं है, बल्कि स्किल गैप की भी है। PLFS रिपोर्ट के अनुसार भारत की कामकाजी उम्र, जो 15 से 60 साल की उम्र है, उस आबादी में 100 में से सिर्फ 4 लोगों के पास ये औपचारिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण है। ILO की रिपोर्ट के अनुसार देश के 75% जो यूथ हैं वो ईमेल में अटैचमेंट नहीं भेज सकते हैं, और 90% जो है वो बुनियादी स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल पर भी काम नहीं कर सकते हैं। भारत के लगभग 25% यूथ यानी कि 15 से 29 साल के जो यूथ हैं वो नीट कैटेगरी में आते हैं। नीट यानी कि नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि देश का लगभग हर चौथा युवा अपनी उत्पादक क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है, और ये भारत के डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं है,
समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी है, कम वेतन की भी है और असुरक्षित रोजगार की भी है। भारत के लगभग 90% श्रमिक आज भी इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, जहां न नौकरी की कोई गारंटी है, न पेंशन, न मेडिकल सुरक्षा और न ही भविष्य की कोई निश्चितता। और यही वजह है कि बेरोजगारी के सरकारी आंकड़े पूरी कहानी नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि कोई 2 घंटे काम करता है वो भी रोजगार में गिना जा सकता है। इंजीनियर डिलीवरी बॉय है तो वो भी रोजगार ही है। MBA 12,000 की नौकरी कर रहा है वो भी रोजगार में गिना जाएगा। लेकिन क्या रोजगार और सम्मानजनक रोजगार एक ही चीज है? और यहीं से राजनीति पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी कोई प्राकृतिक आपदा तो है नहीं, यह नीतियों, प्राथमिकताओं और राजनीतिक फैसलों का परिणाम है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो युवा देश का भविष्य बन जाता है। उसे रोजगार, स्टार्टअप, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, विकसित भारत, इन सबके बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही वही युवा किसी भर्ती परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहा होता है, वही युवा किसी पेपर लीक की खबर से परेशान होता है, वही युवा सुसाइड कर रहा होता है, वही युवा रेलवे स्टेशन के फर्श पर रात बिताकर परीक्षा देने पहुंचता है और वही युवा लाखों उम्मीदवारों की भीड़ में अपनी बारी का इंतजार करता रहता है। जिस स्किल इंडिया के जरिए रोजगार के दरवाजे खुलने के सपने दिखाए गए थे, उसमें तो भारी गड़बड़ी घोटाला सामने आया। कैग की रिपोर्ट से पता चला कि ट्रेनिंग पूरी करने वाले 56 लाख छात्रों में से सिर्फ 41% यानी कि 23 लाख को ही नौकरी मिली। 9,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ के खर्च और बजट मैनेजमेंट में भारी लापरवाही पाई गई। कई ट्रेनिंग सेंटरों में फर्जी छात्रों के नाम लिखे, फर्जी अकाउंट नंबर डाले गए और बिना ट्रेनिंग दिए ही सर्टिफिकेट बांट दिए गए। सरकार और अधिकारियों ने सेंटरों की ठीक से जांच नहीं की, जिससे बस पैसों की बर्बादी हुई। और ये उस देश की कहानी है जो दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी होने पर गर्व तो करता है, लेकिन उसी युवा को उसकी क्षमता के मुताबिक अवसर नहीं दे पा रहा है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी पुल, उसकी सड़कें, उसकी इमारतें नहीं होती हैं। ये बार बार कहा जाता है कि उस देश की असली ताकत उसके युवा होते हैं। और अगर वही युवा बेरोजगार, निराश, असुरक्षित महसूस कर रहे हों तो फिर विकास के सभी बड़े बड़े दावों पर सवाल खड़े होंगे। अगर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रही है, तो फिर लाखों युवा नौकरी की कतारों में क्यों खड़े हैं? फिर लाखों उम्मीदवार एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं? क्यों डिग्रीधारी युवा अपनी योग्यता से कम स्तर के काम करने को मजबूर है? देश का युवा अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर हैं। हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे रेलवे स्टेशन के फर्श पर सोता हुआ वो MBA, वो PhD होल्डर युवा है जो 12वीं पास की सिपाही भर्ती के लिए रातें काट रहा है। क्या यही वो अमृतकाल है जिसका ढोल पिछले कई सालों से पीटा जा रहा है? सच तो ये है कि अब नेहरू जी के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का समय खत्म हो चुका है। 4,400 दिनों का कार्यकाल कोई छोटा समय नहीं होता है। अगर इतने सालों बाद भी देश का युवा स्किल इंडिया के घोटालों पर, पेपर लीक के सिंडिकेट से लड़ रहा है, तो नीति निर्माताओं की प्राथमिकताओं पर सवाल उठना लाजमी है। अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है, शेयर बाजार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कॉरपोरेट के मुनाफे बढ़ रहे हैं, बस नहीं बढ़ रहा है तो आम भारतीय युवा का आत्मसम्मान, और मात्र वो कॉकरोच बनकर इधर उधर मारे फिर रहा है। अब देखना यह है कि 2026 का युवा सिर्फ अलग अलग शहरों के सड़कों पर प्रदर्शन करता फिरेगा या फिर हुक्मरानों से अपनी आंखों में तैरते हुए अच्छे दिनों का हिसाब भी मांगेगा।